नमस्कार दोस्तों, मैं एएसयू चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज़ादी हमको बड़े संघर्ष के बाद मिली दोस्तों। जो लोग ये कहते हैं ना कि आज़ादी हमको बड़ी आसानी से मिली है, दोस्तों उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज़ादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली। उस आज़ादी को हमको एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमने बहुत कुछ खोया, अपनों को खोया, इतनी यातनाएं, इतनी प्रताड़नाएं सही हैं, तब जाके हमें आज़ादी मिल पाई या हमने आज़ादी को प्राप्त किया। दोस्तों, अगर चीज़ इतनी आसानी से मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं होती। आप पूछिए उन क्रांतिकारियों से जिन्होंने अपने आप को खो दिया, जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके बल्कि अपने जान दे दी। वो हमारे बीच रह सकते थे, लेकिन देश की आज़ादी के लिए उन लोगों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इस आज़ादी को लेने के लिए दोस्तों हम लोगों ने क्या खोया है, ये हमारे पूर्वज भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो उसमें कई घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन एक घटना ऐसी थी दोस्तों जिसने पूरे विश्व को हिला दिया था। दोस्तों, 1919 में एक घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिस हत्याकांड ने पूरी दुनिया को शॉक्ड कर दिया था और पूरी दुनिया ने अंग्रेजों की भरसक निंदा की थी। दोस्तों, आज मैं आपसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में बात करूंगा। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड एकाएक हुई घटना नहीं थी। इस घटना के पीछे एक लंबी कहानी थी। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जब लड़ा गया 1914 से लेकर 1918 के बीच में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस बीच में हमारे भारतीय नेताओं ने और भारतीय जनता ने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। गांधी ने भी ये कहा कि आप अंग्रेजों का साथ दीजिए और जब ये युद्ध अंग्रेज जीत जाएंगे तो हमें स्वायत्तता, हो सकता है स्वतंत्रता मिल जाए। भारतीय जनता ने इसी पे विश्वास करते हुए अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। 13 लाख भारतीय सैनिक और सेवक जो थे वो यूरोप में, अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा दोस्तों कि 43,000 भारतीय सैनिक इस प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो हमें अंग्रेजों से नरमी और सहयोग की उम्मीद थी कि अंग्रेज हमें स्वायत्तता देंगे या कुछ हद तक स्वतंत्रता देंगे ताकि हम भी आराम से जीवन को जी सकें। लेकिन अंग्रेजों ने ये कुछ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिया। ये भारतीय जनता के साथ एक तरीके का धोखा था। इसी धोखे के विरोध में पूरे देश में और खास तौर पे पंजाब में विरोध बढ़ गया। पंजाब में जब विरोध बढ़ा तो अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेजों ने इस विरोध को दबाने के लिए भारतीय प्रतिरक्षा विधान जो कि 1915 था उसको लागू कर दिया। उसको लागू करने के बाद जो पंजाब के अंदर आंदोलन जो बहुत तेजी में बढ़ रहा था उसको कुचल दिया गया, उसको दबा दिया गया। भारतीय प्रतिरक्षा का विस्तारित रूप जो था उसको विस्तार करके 1919 में रोलेट एक्ट नामक एक कानून को लागू किया गया। यह भारतीय प्रतिरक्षा का एक विस्तारक रूप था दोस्तों, रोलेट एक्ट। इसे हमारे देश में काला कानून भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट एक बहुत ही गंदा और भद्दा सा मजाक था भारतीय जनता के साथ। रोलेट एक्ट देखा जाए दोस्तों तो अंग्रेज अपनी सहूलियत के लिए लेके आए थे और भारतीय जनता के आंदोलन को दबाने के लिए। क्या था रोलेट एक्ट? तो रोलेट एक्ट से आप प्रेस पे सेंसरशिप लगा सकते थे। सेंसरशिप होता है यानी जो न्यूज़ अंग्रेजों के फेवर में होगी वो छपेगी, जो उनके खिलाफ में होगी, अगेंस्ट में होगी, वो नहीं छपेगी। ये होता है सेंसरशिप। उसके बाद वो बिना किसी वारंट के जिस आदमी पर शक होगा उसको गिरफ्तार कर सकते थे। किसी भी क्रांतिकारी को वो जब तक चाहे बिना मुकदमे के जेल में रख सकते थे। मतलब कुल मिला के एक ऐसा कानून था जिसको अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए लागू कर दिया था। वो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। अंग्रेज ये चाहते थे कि हम कैसे भी भारतीय जनता को तोड़ दें, इस हद तक प्रताड़ित कर दें कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ना ही भूल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता इस एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतर गई और ज़बरदस्त विरोध किया। उन्होंने भरपूर गिरफ्तारियां दी, जितनी गिरफ्तारी करना कर लो, लेकिन रोलेट एक्ट वापस लेना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के संदर्भ में, इसी एक्ट के खिलाफ पंजाब में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। वहां पर 5,000 लोग इकट्ठे हो गए। जब वो 5,000 लोग इकट्ठे हुए तो अंग्रेज पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में 5,000 लोग इकट्ठे हुए। अच्छा, अंग्रेजों ने जब देखा कि 5,000 लोग इकट्ठे हो गए
तो अंग्रेजों को एक डर बैठ गया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका पुनरुद्धि हो, उसको रिपीट ना किया जा रहा हो। अंग्रेज इस बढ़ती हुई जनसंख्या जनसंख्या से मतलब जो वहाँ पे जनता इकट्ठी हुई उसकी बात कर रहा हूँ, बढ़ती हुई जनता से घबरा गए और उनको लगा कि भैया इसको रोकना पड़ेगा, अन्यथा ऐसा ना हो 1857 की क्रांति जो है रिपीट हो जाए। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को कह दिया कि इसको कैसे भी सुलझाइए, आप इस मामले को कैसे भी इनको तोड़िए। अधिकारी जो है वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा बस इनको 5,000 लोगों को हमें यहाँ से भगाना है। दोस्तों, जलियांवाला बाग में जो ये आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, और गिरफ्तारी के बाद इनको सजाए काला पानी की सजा सुना दी गई। 10 अप्रैल 1919 का दिन था। वहां के लोग जो थे जलियांवाला बाग, अमृतसर के जो उप कमिश्नर थे, उनके घर एक बैठक हुई। इस बैठक में उनकी रिहाई की मांग को पेश किया गया कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को छोड़ा जाए। ये एक शांतिपूर्ण बैठक और वहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, शांतिपूर्ण था दोस्तों। अंग्रेज सिपाहियों ने आके उसमें गोली चला दी। जब गोली चलाई तो स्थिति बड़ी तनावपूर्ण हो गई। तनावपूर्ण हुई तो भारतीय जनता जो थी वो क्रोधित हो गई कि हम तो बात करने गए थे और हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार। उन्होंने उठा के कई बैंकों में आग लगा दी, सरकारी भवनों में आग लगा दी, रेलवे स्टेशनों में आग लगा दी, टाउन हॉल्स में आग लगा दी। जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन और हिंसात्मक प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में करीब 5 यूरोपीय जो थे वो मारे गए। अब इससे अंग्रेज सिपाही भड़क गए, और जब भड़के तो उन लोगों ने क्या किया कि जहां तहां भारतीय दिखते, जहां कहीं भारतीय दिखते वो गोली चला देते। उसमें हमारे 15 भारतीय मारे गए। जब 15 भारतीय मारे गए तो अमृतसर 2 दिन के लिए शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन ये आग भड़क के पूरे पंजाब में फैल गई। जब पंजाब में फैली तो जबरदस्त तरीके से फैली, अंग्रेजों की कुटाई चालू हो गई, पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, और इस घटना में 3 यूरोपीय और मारे गए। जब 3 यूरोपीय मारे गए और जब पंजाब की स्थिति लगा कि बाहर आ रही है, हमारे हाथ से बाहर निकल रही है, तो पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब में मार्शल लॉ, जब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया पंजाब के अंदर, तो उसके बाद अब तो कुछ होना नहीं था क्योंकि मार्शल लॉ था। ठीक बैसाखी का दिन था दोस्तों, यानी 13 अप्रैल 1919। ये घोषणा हुई कि बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को शाम को 5:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई है। जब ये बात अंग्रेजों तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ तो लागू है, इस सभा को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। तो 13 अप्रैल 1919 को सुबह 9 बजे ये जो सभा होने वाली थी इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कि ऐसी कोई सभा नहीं होगी। लेकिन ये न्यूज़ जो ऑर्गेनाइजर थे, जो सभा को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन तक नहीं पहुंच पाई। जनरल डायर ने इस न्यूज़ को वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। अब क्या हुआ दोस्तों कि ठीक 4:30 बजे, करीब 5 बजे सभा चालू होती है। ये सभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में शुरू हुई। बैसाखी का दिन था, मार्शल लॉ लागू हुआ था। उसके बाद भी 15,000 लोग वहां इकट्ठे हो गए दोस्तों। 15,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए। अब क्या हुआ कि जनरल माइकल ओ डायर, ये अपने 50 सिपाहियों के समूह के साथ जलियांवाला बाग के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक, उसके बाद उनके जितने सिपाही थे उन सब सिपाहियों के हाथ में 303 ली की एनफील्ड एक राइफल होती थी। उस समय सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की राइफल थी, वो उनके हाथ में थी। उसके बाद 2 मशीन गनों से लदी हुई बख्तरबंद गाड़ियां थीं, लेकिन वो बख्तरबंद गाड़ियां जो थी जलियांवाला बाग के अंदर नहीं घुस पाई क्योंकि एंट्रेंस जो था वो बहुत सकरा था, नैरो था, तो वो नहीं घुस पाई। उसके बाद जब ये घुसे जलियांवाला बाग में, जनरल माइकल ओ डायर और उनकी पूरे सिपाहियों की बटालियन जो थी, समूह था 50 लोगों का, उन्होंने मेन गेट को बंद कर दिया। जो सभा चल रही थी, भाषण चल रहा था वहां पे, इन लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उन्होंने पूरे सिपाहियों ने अपनी पोजीशन ले ली। पोजीशन लेने के बाद उन्होंने जो ऑर्डर दिया जाता है सभा भीड़ को तितर बितर करने का, वो ऑर्डर बिल्कुल नहीं दिया उन्होंने। उल्टा उन्होंने ये कहा कि भीड़ का जो बीच का हिस्सा है, उस बीच के हिस्से में आप लोगों को गोली चलाना है। इधर उधर नहीं चलाना, सीधे बीच में चलाना जहां भीड़ सबसे ज्यादा है। और ये बोलने के बाद उसने सिर्फ इतना बोला, टीच देम अ लेसन, और उसके बाद गोली चलना शुरू हो गई।
अगले 10 मिनट तक जबरदस्त गोलीबारी हुई दोस्तों, जबरदस्त। कहते हैं कि 1600 राउंड गोलियां चली हैं और भीड़ के बीच में चली है। लोग भागे अपने आप को बचाने के लिए, इधर दीवार पे चढ़ रहे हैं, उधर दीवार पे चढ़ रहे हैं, बाहर तो जा ही नहीं सकते थे, मेन गेट पूरे बंद कर दिए गए थे। बच्चे कुएं में कूद गए, औरतें कुएं में, आदमी कुएं में कूद गए बचने के लिए। कहते हैं 150 बॉडी तो केवल कुएं में से निकली थी, कुएं में से। कितने मरे कोई पता नहीं। जब अगले दिन न्यूज़पेपरों में छपा तो पूरी दुनिया जो थी शॉक्ड रह गई, भारत नहीं पूरी दुनिया। और पूरी दुनिया ने अंग्रेजों की बहुत निंदा की, ब्रिटिशर्स की बहुत निंदा की कि आपने क्या किया है ये। जब पूरी ब्रिटिश सरकार चौतरफा घिरी, अमेरिका से लेकर सब ने, तब उनको लगा कि यार इसको बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कमीशन नियुक्त किया है, एक कमीशन को अपॉइंट किया इसको जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और अपनी जब रिपोर्ट दी तो उसने कहा कि इस पूरे गोलीकांड में 379 लोग मरे और 250 से 300 लोग जो हैं वो घायल हुए। ये हंटर कमीशन ने कहा था। हमारे देश के भी कुछ राजनीतिक दल थे जिन्होंने अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें एक कांग्रेस पार्टी भी थी, उसने भी इन्वेस्टिगेशन किया। उसने कहा कि इस पूरे गोलीकांड में 1000 लोग मारे गए हैं और 1500 लोग घायल हुए हैं। कुछ और राजनीतिक दल थे, उन्होंने कहा कि इसमें 1500 लोग मारे गए हैं और करीब 2 से 2500 लोग इसमें घायल हुए। दोस्तों, मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि 15,000 लोग थे, 1600 राउंड फायर हुआ, 150 बॉडी तो केवल आपकी कुएं में से निकली थी। कई लोग भगदड़ में मरे, कई गोली लगने से मरे। और उसने माइकल डायर ने कहा भी था कि गोली बीच में चलनी चाहिए, यानी गोली एक भी बेकार ना है, जो भी गोली लगे वो आदमी में लगे या औरत में लगे या बच्चे में लगे, गोली बेकार ना जाए। दोस्तों, मेरा मामला ये है, मैं ये मानता हूँ कि करीब करीब 2500 लोग लगभग मरे होंगे इसमें, और लगभग इतने या इससे ऊपर जो है वो घायल हुए होंगे। आप तो जानते हैं सरकारी आंकड़े हैं, गवर्नमेंट का फिगर होता है, ये फिगर कभी सही नहीं होता। अगर गवर्नमेंट कह रही है 100 तो कम से कम मान के चलिए आप 500। ये तय था दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत लोग मरे थे, बहुत। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अब भारतीय जो हैं वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे और भारतीयों की हिम्मत टूट जाएगी। अंग्रेज यहीं गलत साबित हो गए। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी थी जो भारतीयों की हिम्मत को तोड़ दे। भारतीय जो होते हैं ना दोस्तों, वो बेचारे बहुत सीधे साधे सच्चे डरपोक टाइप के लोग होते हैं। वो ज़्यादा किसी से लड़ना वड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन कहते हैं ना कि जब भारतीय आदमी चार्ज नहीं होता, लेकिन जब चार्ज हो जाता है तो फिर डिस्चार्ज नहीं होता। अब भारतीय आदमी चार्ज हो गया था, क्योंकि किसी भी आदमी को आप मौत से बड़ी सजा नहीं दे सकते। जब इतनी बड़ा गोलीकांड में हम लोग इतने लोग मर चुके थे तो उसने हमारी हिम्मत को तोड़ा नहीं, उसने हमारी हिम्मत को बढ़ा दिया। अंग्रेज यहीं गलत साबित हो गए। उसके बाद हमारे धर्म प्रदर्शन और बढ़ गए। अंग्रेज घबरा गए कि यार हम लोगों ने क्या किया, और उसके बाद और बढ़ गया है तो मामला। अंग्रेज यहीं गलत साबित हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने हमारी हिम्मत को दुगना कर दिया, हमारी रगों में खून को डबल रफ्तार से दौड़ा दिया। अब हमारी आज़ादी पाने की चाहत और बढ़ गई। और दोस्तों, इसका परिणाम भी था, वो भी हमारे सामने आया। 1919 की घटना थी। 13 मार्च 1940 को हमारे महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने इंग्लैंड की राजधानी लंदन में जाके जनरल माइकल ओ डायर को उसके घर में घुस के गोली मारी थी और ये कहा था कि तूने मेरे देश में यानी मेरे घर में घुस के मेरे लोगों को मारा और मैंने तेरे देश में घुस के तेरे घर में आके तुझे मारा, बात बराबर हो गई। तो भारतीयों को इतना कमज़ोर मत समझिए। भारतीय देर से ही सही अपना बदला लेते ज़रूर है। तो हमने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हमें आज़ादी तो नहीं दिलवा पाया और कहीं ना कहीं हमारे बहुत लोग मरे उस गोलीकांड में, लेकिन बाद में जाके उसने हमारी आज़ादी पाने की जो चाहत थी उसको और बढ़ा दिया, और इस हद तक बढ़ा दिया कि हमारा मौत का डर ही ख़त्म हो गया। उसके बाद तो हम सिर्फ आज़ादी के लिए जीने लगे और आखिरकार हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी ले ही ली। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।